हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपनी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जलवायु विज्ञान। और बेसिकली जलवायु विज्ञान में हमको क्या क्या कवर करना है, हम इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। इसके जस्ट पिछले सेशन में कल नहीं, परसों मैंने अपलोड किया था और फिर से एक दिन का गैप हो गया, कोई नहीं। उस क्लाइमेटोलॉजी में या फिर जलवायु विज्ञान में पहला टॉपिक हमारा एटमॉस्फेयर ही था और आज उसी को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। चलिए हम सीधे शुरू करते हैं बिना आपका टाइम को बर्बाद किए, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेसिकली 3 चीज़ कवर किया है। एक डेफिनेशन के आखिर जो एटमॉस्फेयर है उसका एक्चुअल मतलब है क्या। दूसरी चीज़ जो एटमॉस्फेयर है वो बना कैसे। तीसरी चीज़ जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसमें धूल भी मिलती है, उसमें हमारा वाटर वेपर भी मिलता है और उसमें ढेर सारा गैस भी है। हम तीनों के बारे में बेसिकली एक एक करके कवर करेंगे और इस एटमॉस्फेयर को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। और इसके बाद जलवायु विज्ञान का एक टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम हीट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसलिए शुरू करते हैं। पहला है डेफिनेशन, सराउंडिंग्स ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के बाहर का आवरण। हमने बाहर की बात की है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आस पड़ोस होता है, तो आस पड़ोस में तो ढेर सारी चीज़ आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ डिस्कस किया है। मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने लिखा यहाँ पे सराउंडिंग्स ऑफ अर्थ और हिंदी में हम लिख दिया अर्थ के बाहर का आवरण। हमारे अर्थ जो है उसके ऊपर का जितना भी लेयर है एयर का, हम उसी को बेसिकली बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसका मतलब गैस का जो ढेर सारा ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी बात, जितना भी एयर हमारे अर्थ पे है काफ़ी हाइट तक, हम उस पूरे एयर का जो लेयर है, पूरे एयर का जो परत है, जो पूरे हवा का जो परत है, हम उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, वायुमंडल। मान लेते हैं ये जो है ब्लैक वाला रीजन, आज मैंने यहाँ पे 3 कलर का इंक का यूज किया है, ठीक है, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत इसमें हेल्प मिले समझने में। ये ब्लैक वाला हमारा अर्थ है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस ब्लू कलर में बिल्कुल राउंड शेप में, ये हमारा मान लेते हैं एटमॉस्फेयर है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा बिल्कुल एयर एग्जैक्टली ऐसा ही है, कहीं कहीं पे एयर यहाँ तक चला गया है, कहीं कहीं पे ऊपर में तो कम गया है। तो हम एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इतना समझिए, अगर अर्थ गोल ऐसा है तो उसके चारों ओर बिल्कुल हवा ऐसे फैला हुआ है, हम उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। आप आगे डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आखिर ओरिजिन हुआ कैसे, एटमॉस्फेयर बना कैसे, ठीक है जी। कुछ तो वजह हुआ होगा ना ये बनने का, आखिर वहाँ पे एयर आया कैसे। पहली चीज़ मैंने मेरे ख्याल से एस्ट्रोनॉमी में कवर करवाया था, एक क्या नाम था उसका, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, बेसिकली जितने भी अभी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं या पूरे यूनिवर्स में जितने भी हेवनली बॉडी आपको मिलते हैं, पूरे को एक में मिला दीजिए, मतलब पूरा जितना भी हेवनली बॉडी है, जितना भी भारी चीज़ है, सबको मिला के एक पे चिपका दीजिए। वो पहले एक बहुत बड़ा पिंड था, उसमें जब विस्फोट हुआ तब जाके ये सारी चीज़ें बनी थी। उसका मतलब ये हुआ जो पहले एक बहुत बड़ा पिंड था वो पहले बिल्कुल जल ही रहा था। जलने के बाद जब ये टूटा तो जितने भी टुकड़े थे उसके, उसमें से किसी का नाम स्टार पड़ गया, किसी का नाम ठंडा होने के बाद प्लैनेट्स हो गया। तो जो हमारा अर्थ था वो टूटने के बाद शुरू में वो भी तो गर्म ही होगा। जब काफ़ी शुरू में काफ़ी गर्म था, उसके बाद जैसे ही उसका डिस्टेंस थोड़ा सा काफ़ी दूर गया वहाँ से, धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो गया। आपको पता है जब भी कोई चीज़ गर्म होता है तो वो फैलने की कोशिश करता है, और जब भी कोई चीज़ ठंडा होता है तो वो सिकुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे अर्थ हमारा मान लेते हैं पहले काफ़ी हॉट, काफ़ी गर्म, इसका मतलब उसमें सिर्फ आग ही आग था। और आग क्यों था, क्योंकि पहले जो भी स्टार था उसका जो ईंधन का सोर्स है वो हमारा हाइड्रोजन होता है, तो वही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो जो भी हाइड्रोजन हीलियम अर्थ में था उससे क्या था, बिल्कुल आग के लपट जैसा बहुत बड़ा गोला था। उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो गया। आपको पता है जैसे ही कोई चीज़ धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, सिकुड़ के बिल्कुल छोटा होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका साइज बिल्कुल छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बाहर का लेयर ठंडा हो गया लेकिन अंदर में तो भी गर्म है। अभी आप अर्थ के अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल हॉट प्लाज्मा मिलेगा मैग्मा के रूप में, उसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल कोर वाला एरिया। मतलब अंदर हमारा जो अर्थ का रीजन है वो अभी भी काफ़ी गर्म ही है, लेकिन जो बाहर का एरिया है वो ठंडा हो चुका है। इसलिए आज हम लोग उसी रीजन पे हैं। अर्थ का जो ऊपर का एयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसी क्रस्ट पे हम लोग हैं, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। और जो अंदर का पार्ट है अर्थ का वो अभी भी गर्म ही है, ठीक है जी।
उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ठंडा हुआ तो बाहर का जो एरिया है वो सिकुड़ेगा। अब मुझे बताइए, अंदर में ढेर सारा भी आग है, अंदर में ढेर सारा मैग्मा है। जब ऊपर से कोई चीज़ सिकुड़ेगा तो उसको दबाने की कोशिश करेगा ना, जब उसको दबाएगा तो अंदर से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे मैग्मा निकलेगा हम उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी या प्रोसेस। तो जैसे वायुमंडल की बनने की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत किसका हुआ था, ज्वालामुखी का निकलना। जैसे ज्वालामुखी निकलेगा उसके बाद ढेर सारा गैस निकलना शुरू हो जाएगा और हमारा वायुमंडल धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएगा। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे बोर्ड वाला बात करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओरिजिन मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर प्लस, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का अगर तापमान बढ़ता है तो वो एक्सपेंड करता है, वो फैलता है। ठीक है, और उसका अगर माइनस यहाँ लिखते हैं, अगर टेम्परेचर घटता है, अगर उसका टेम्परेचर तापमान घटा दिए तो वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, जो हमारे घर में बिजली का तार आता है, हम मेन लाइन की बात कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग तो सिंपल तार लेके बिजली खींचते हैं, लेकिन जो मेन वायर है जो वहाँ से हमारे पावर सर्किट से होते हुए आता है, वो जो तार है, वो जो बिजली का वायर है, वो देखिएगा थोड़ा सा ढीला होता है। ढीला होने का मतलब क्यों, क्योंकि वो जब गर्मी की बात करें तो वो फैलेगा, लेकिन जब ठंड की बात करेंगे तो बिल्कुल सिकुड़ के टाइट हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब पहले उसको टाइट कर देंगे तो भाई साहब ठंड में तो और सिकुड़ेगा, तो ठंड में क्या हो जाएगा, वो जैसे सिकुड़ेगा वो तो टाइट पहले से था तो टूट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम उसको पहले से थोड़ा सा ढीला कर देते हैं ताकि कल को अगर ठंड में सिकुड़ भी जाए तो उतना कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए यहाँ पर लिखा होगा कि तापमान किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़े तो वो फैलेगा और ठंडा होने से वो, टेम्परेचर कम करने से वो घटेगा। ठीक है, तो जब उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति किस वजह से हुआ, इसको बोलते हैं डी गैसिंग प्रोसेस। मैक्सिमम जितना भी गैस है लगभग सबका किससे हुआ था, डी गैसिंग प्रोसेस। मतलब जब बात करेंगे वॉल्केनिक प्रोसेस, ज्वालामुखी घटना, मतलब जब अर्थ ठंडा हुआ तो ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया, जब निकलेगा तो साथ में गैस भी लाएगा, उसी गैस से धीरे धीरे हमारा वायुमंडल फुलफिल होता गया। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, अर्थ पहले क्या था, बिल्कुल हॉट, काफ़ी गर्म था। गर्म होने के बाद काफ़ी दिन बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, उसका मतलब संघनन हुआ, मतलब काफ़ी वो ठंडा हो गया। जैसे ठंडा हो जाएगा तो बाहर का एरिया ठंडा, तो अंदर में जो मैग्मा है, अंदर में जो अभी भी गर्म वाला पार्ट है, हम उसको बोलते हैं मैग्मा। जैसे बाहर निकलेगा हम उसको बोलते हैं लावा, और इसी लावा के साथ साथ ढेर सारा गैस निकलना शुरू हो गया, और गैस निकलते निकलते आज इतना सारा गैस हो गया कि हमारा एटमॉस्फेयर इतना लेयर तक फैल गया। कुछ रिएक्शन करने के बाद भी आता है, लेकिन बहुत सारे गैस अंदर से ही निकलते हैं, कुछ गैस अंदर से भी निकलते हैं, बाकी सारा रिएक्शन करने के बाद ऊपर में बने। आगे मेरी बात समझ में। उसके बाद देखिए, जब हम बात करेंगे यहाँ पे शुरुआत की बात करें, शुरुआत की, तो सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम तो रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अर्थ पहले तो वो काफ़ी गर्म ही था ना। गर्म क्यों था, क्योंकि उसके पास संलयन का प्रोसेस चालू था पहले। जैसे एक स्टार, एक मतलब जैसे एक स्टार जो होता है, जो तारा होता है, जैसे तारा के पास जो एनर्जी होता है, वैसे एनर्जी पहले अर्थ के पास भी था। इसका मतलब हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन वो अर्थ के पास भी शुरू में हो रहा था। इसका मतलब जो हमारा अर्थ है उसके पास सबसे पहला गैस कौन सा आया था, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि बेसिकली हाइड्रोजन ही हीलियम में बाद में कन्वर्ट होता था। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया। जब ये सब बेसिकली हम शुरुआत की बात करें, उस वक्त इंसान था ही नहीं। ठीक है जी, तो जब ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया तब जाके वहाँ पे क्या निकला, CO2, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलना शुरू हो गया। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, उसके बाद वाटर वेपर भी निकला। इसका मतलब जल का जो वाष्प है, मतलब जल को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं जल वाष्प, तो वो भी निकलना शुरू हुआ, और जाके धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में फैलते गया, मतलब हमारे अर्थ के बाहर का लेयर को कवर करते गया। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन मिल गया हमको। उसके बाद जैसे ही नीचे में ढेर सारे क्या हो गए, एल्गी वगैरह, इससे बोलते हैं शैवाल वगैरह, जो शैवाल वगैरह हो गया, प्लांट्स वगैरह आ गया, तो प्लांट क्या करेगा, वो करेगा। अब मुझे बताइए, CO2 आया था यहाँ पे, CO2, प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। जैसे ही प्लांट आएगा तो वो CO2 से क्या करेगा, ब्रीथ करना शुरू करेगा, अपना फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देगा। जैसे ही करेगा CO2 से प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देगा, तो उसके बाद हमको ऑक्सीजन भी मिल गया। ठीक है जी, तो इतना सारा गैस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये सारी गैसें वन बाय वन करते धीरे धीरे हमारे वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हमको मिलता गया। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम था हमको सबसे ज़्यादा वो गैस कौन सा था, हमको नाइट्रोजन मिला। ठीक है, मेरी बात आ गई इसमें आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने वही लिखा, कंपोजिशन मैंने यहाँ पर लिखा।
आप 3 चीज़ समझ गए, डेफिनेशन है क्या वो समझ गए, सेकंड ये बना कैसे वो समझ गए, और तीसरी चीज़ जब बना तो उसमें क्या क्या था। पहली चीज़ उसमें ढेर सारा गैस था, ढेर सारा गैस था। दूसरी चीज़ उसमें ढेर सारा डस्ट था, मतलब धूलकण। अच्छा, आपको धूलकण दिखेंगे ऐसे जब हम लोग चलते हैं गाड़ी से तो वो धूल दिखता है ना, उसका जो है पार्टिकल का साइज वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को दिख जाता है। लेकिन जो यहाँ की बात करें, यहाँ पे ढेर सारा धूलकण है लेकिन मुझे दिखता नहीं, क्यों? क्योंकि उसका साइज काफ़ी छोटा छोटा होता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ए गैस भी है, वहाँ पे डस्ट भी है, मतलब धूलकण भी है, और तीसरी चीज़ वाटर वेपर ही है। तो जो एयर की बात करें, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 3 चीज़ें, 100% गैस, और हमारा हो गया वाटर वेपर, और एक डस्ट, तीनों चीज़ रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब गैस निकलना शुरू हो गया तो भाई साहब यहीं पे क्यों रुक गया? वो हो सकता है निकल के ऊपर चला जाए, क्योंकि आप मुझे बताइए यहाँ पे तो ढेर सारा स्पेस भी है ना। अगर यहीं तक एटमॉस्फेयर है, हम मान लेते हैं, ऐसे तो कुछ का मानना है 36,000 किलोमीटर तक, कुछ 10,000 किलोमीटर तक, तो जो भी हो, तो यहाँ पे स्पेस है, इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। यहाँ पे सब कुछ तैरते रहता है, तो आखिर एयर रुका क्यों? वो अर्थ के जैसे निकला, यहाँ से बाहर निकलना शुरू किया, तो ऊपर ही क्यों नहीं चला गया? है कि नहीं? ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि अर्थ में, अब देखिए, जितना भी हेवनली बॉडी है, जिसके पास मास हो, न्यूटन साहब क्या बोले थे, जिसके पास खुद का अपना मास है, जिसके पास खुद का अपना वजन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। मुझ में भी है, इस फ़ोन में भी है। हम भी अभी खींच रहे होंगे फ़ोन को, और फ़ोन भी मुझे खींच रहा होगा, तो खींच के मेरे पास क्यों नहीं आएगा? भाई साहब, ये जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, हम दोनों के जो बीच की बात करते हैं, ये बिल्कुल बहुत कम होता है, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सुने होंगे न्यूटन लॉ में G × m1 × m2/r², डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, और m1 और m2 आपका क्या हो गया? 2 ऑब्जेक्ट का मास हो गया। तो अब अर्थ के पास तो मास था, उसका पास वजन था, उसके पास द्रव्यमान था, वो सब चीज़ को खींचेगा ना। तो जैसे एयर निकलना शुरू हुआ, सब एयर को खींच के अपने पास रख लिया, और अभी भी एयर हमारे अर्थ की चारों तरफ है, क्योंकि अर्थ खींच के रखा है। जिस दिन अर्थ खींचना शुरू कर देना, तो जितना भी एयर है ना, वो चला जाएगा ऊपर, और उसके बाद हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे ना, उसके बाद हम लोग भी जाएंगे, एयर के साथ साथ हम लोग भी चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें। अब बात करते हैं यहाँ पे गैस, वायु, पवन, आखिर है क्या? ठीक है, कभी गैस बोलते हैं, कभी वायु बोल देते हैं, कभी पवन बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गैस, एयर एंड विंड। ठीक है, देखिए गैस जो है ना, गैस एक इंडिविजुअल एटम बोल लीजिए, मॉलिक्यूल बोल लीजिए, या फिर कोई कंपाउंड भी हो सकता है कि नहीं? तो गैस जो है इंडिविजुअल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है, नाइट्रोजन अलग गैस है, क्लोरीन अलग गैस है। ये सब गैस अलग अलग हैं। जब सबको मिला दीजिएगा, तो जो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस हैं, हम उसको बोलते हैं एयर। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, अलग अलग ढेर सारा गैस को मिला देंगे तब बन जाएगा एयर। अब वही एयर अगर काफ़ी स्पीड में घूमना शुरू कर दे यहाँ से यहाँ ऐसे, तो हम उसको बोल देंगे पवन। ठीक है, तो गैस अलग अलग मिला देंगे, वायु चलेगा तूफान टाइप का, या सिंपल हवा चलेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? पवन बोल देंगे। जैसे मेरा फैन चल रहा है अभी, तो हवा क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे चलता होगा अभी, तब इसको पवन बोल सकते हैं। लेकिन वो ये जो पवन है थोड़ा सा काफ़ी कम इंटेंसिटी का है, जो हमको थोड़ा सा ना फर्क नहीं दिला रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया यहाँ पे, जब ज्वालामुखी की बात करें, जब ज्वालामुखी निकलना शुरू हुआ, तो जिस रास्ते से निकलेगा हम उसको बोलते हैं क्रेटर। मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया पहले, तो उसको बोलते हैं क्रेटर। जब क्रेटर पे बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? ये जो वाटर वेपर की मैंने बात किया था, वाटर वेपर जाएगा नीचे, जब फिर कंडेंस होगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तो बनेगा बादल, बादल के बाद फिर से नीचे आएगा, तो वही सब पानी भर गया किस में? उसी क्रेटर में, तो उसका नाम पड़ गया क्रेटर झील। गड्ढे को बोलते क्रेटर, जब उसमें पानी भर गया तो उसको बोलते क्रेटर झील। इंडिया में बहुत सारा क्रेटर झील। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, गैस है, डस्ट है, वाटर वेपर। अब बात करेंगे पहले कि आखिर गैस कौन कौन सा है, अलग अलग की बात करेंगे, फिर पढ़ेंगे डस्ट के बारे में, और फिर पढ़ेंगे वाटर वेपर, उसके बाद कंप्लीट। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आती होंगी। ठीक है जी, चलिए पहला गैस की बात करते हैं, उसका नाम है नाइट्रोजन। हम इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहला गैस का नाम है नाइट्रोजन। पहली बात, पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो गैस है उसका नाम नाइट्रोजन ही है। उसका जो अमाउंट है, उसका जो क्वांटिटी है, आप बोल सकते हैं वो 78.1% है। एग्जाम में मिलेगा आपको 78%, अगर मिलता ठीक है वही लगा देंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है अभी फ़िलहाल
अभी प्रेजेंट की बात करें वो 78.1% है, क्योंकि O2 हमारा थोड़ा सा घट गया, ठीक है। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो सिर्फ 78.1%, सिर्फ नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ भी गया, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये आता है इसमें नाइट्रोजन में, ये सबसे हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरी चीज़, डज नॉट पार्टिसिपेट इन ब्रीदिंग, ये श्वसन में भाग नहीं लेता। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो नाइट्रोजन से सांस लेता है। हम तो O2 लेते हैं, प्लांट CO2 लेता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या लेगा, नाइट्रोजन। तो ये ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करता है। हेल्पफुल फॉर प्लांट्स, ये बेसिकली प्लांट के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और जितने भी दाल वाले जो क्या बोलते हैं, दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए तो ये बिल्कुल और बेहतर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कंट्रोल फायर्ड एरिया, जहाँ पे आग लगे है ना उसको भी कंट्रोल करता है यही, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल कैसे समझिएगा, इसको देख लीजिए। मान लेते हैं रेड वाला एरिया, यहाँ पे मान लेते हैं आग लगा हुआ, तो एक आता है फायर एक्सटिंग्विशर मशीन, उसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। आपको दिखता होगा बैंक वगैरह में एक होता है रेड कलर का सिलेंडर होता है, ठीक है। आपको ये दिख जाएगा कहाँ पे, बैंक वगैरह में दिख जाएगा, बैंक में आपको स्कूल में मिल जाएगा, हॉस्पिटल में मिल जाएगा। ये क्या होता है, एक सिलेंडर होता है लाल रंग का होता है, ठीक है। तो जो लाल रंग का होता है सिलेंडर, उसमें क्या होता है बेसिकली CO2 और N2 दोनों भरा होता है। तो जब वो गैस निकलता है वहाँ से तो CO2 भी निकलता है और N2 भी निकलता है। तो जब वो N2 निकलेगा तो N2 क्या करता है, ये जो आग है ना उसको चारों तरफ से घेर लेता है ताकि आग फैले ना। अब फिर CO2 निकलता है साथ में और उस आग को बुझा भी देता है। CO2 का काम है आग बुझाना, N2 का काम नहीं बुझाना। N2 का काम सिर्फ इतना है कि आग को रोक के रखेंगे ताकि तुम फैलेगा नहीं, ताकि वो फैले ना। और CO2 क्या करेगा, वो बोलेगा नाइट्रोजन को तुम रोक के रखो, तुम्हारे पीछे हम उसको बुझा देंगे, ठीक है जी। और ऑक्सीजन तो उसको बढ़ा ही देते हैं। उसके बाद अब मुझे बताइए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो तो काफ़ी बड़ा है। अगर इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, तो हम बोल सकते हैं ना जो एयर का प्रेशर है, जो एयर का दबाव है, वो किसकी वजह से आएगा, वो नाइट्रोजन की वजह से आएगा। तो जो एयर प्रेशर है वो बेसिकली इसी की वजह से हम महसूस कर पाते हैं। ऐसा नहीं ऑक्सीजन नहीं प्रेशर देता है, सब जितना भी गैस है सब देता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये एयर प्रेशर में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड गैस, जिसका नाम है ऑक्सीजन। हिंदी में भी ऑक्सीजन, इंग्लिश में भी ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं। ये आपको 18 किलोमीटर तक अच्छा खासा मिल जाएगा। 18 किलोमीटर के बाद ऊपर जाइएगा, अर्थ के सरफेस से 18 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो आपको थोड़ा सा उसका डेंसिटी कम मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन तो भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। लेकिन 18 किलोमीटर तक अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। वैसे 128 किलोमीटर तक आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। जो इसका अमाउंट है वो 20.9%। ये एग्जैक्ट वैल्यू ही फिलहाल यही है। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा 21% और ये नहीं मिलता है तो आप 21 लगा दीजिएगा। अगर 20.9 मिलता है आपको और फिर 21 नहीं मिलता है तो आप ये लगाइएगा, क्योंकि यही फिर फिलहाल अभी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट करता है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में। जितना भी एनिमल्स है, जितना भी ह्यूमन लोग हैं, मतलब इंसान लोग हैं, जितना भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जितना भी लिविंग थिंग्स हैं, सबको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये पार्टिसिपेट करता है ब्रीदिंग में, मतलब श्वसन में। कॉल्ड लाइफ है गैस। आप मुझे बताइए, सबको जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत होता है, हवा की। हवा में क्या, ऑक्सीजन। तो हमारा जो लाइफ है वो तो इसी की वजह से बचा हुआ, इसलिए तो क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ गैस बोलते हैं या फिर जीवन रक्षक गैस ही बोलते हैं। कभी कभी जीवक गैस ही बोल देते हैं, तो दोनों बात सेम ही है। हेल्पफुल फॉर बर्निंग, ये जलने में काफ़ी सहायक होता है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ें हैं बिना ऑक्सीजन का कभी जल ही नहीं सकता, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल से। एक आप ले लीजिएगा मोमबत्ती जला दीजिए और फिर जाके गिलास से ढक दीजिएगा। देखिएगा मेरे ख्याल से 1 से 2 सेकंड के अंदर वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि गिलास के अंदर तो एयर है, लेकिन गिलास के अंदर जो एयर है वो कैंडल को 1 से 2 सेकंड तक जलने दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। उसके बाद उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए वो बुझ गया। मतलब जलने के लिए उसको ऑक्सीजन 100% चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल एक और तरीके से समझ सकते हैं आप। अच्छा, आपको पता है जब कहा जाता है ऐसा कि कभी सिलेंडर में आग लगे या फिर कहीं पेट्रोल में आग लगे तो हमको उस पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी में बेसिकली ऑक्सीजन होता है।
पानी में अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन तो और उसको बढ़ाएगा ना, उसको तो हेल्प करेगा, तुम चलो। इसलिए बोलता है पानी मत फेंकिए उस पर, हम उसको बालू से ढक देते हैं ताकि वो बुझ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली वो अलग बातें थी, लेकिन अभी जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जलेगा तभी जब उसको ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा। उसके बाद फूड का ऑक्सीडेशन यही करता है। जो हमारा फूड है, जो हम फूड इंटेक करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उसका डाइजेशन करने के बाद जब हमारे वो सेल में पहुंचता है, जब हमारे कोशिका में पहुंचता है, तो कोशिका क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन करता है। इसका मतलब उस जो फूड है उसका जो एनर्जी है उसको एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको वहाँ पर ऑक्सीजन 100% चाहिए। ठीक है, कभी कभी उसके एब्सेंस से ही बनता है, तो वो अलग चीज़ है, वो बायोलॉजी में कभी देखेंगे। तो जो हमारा फूड है, फूड जो एटीपी में कन्वर्ट होता है हमारे शरीर के लिए, ताकि हमारा जो बॉडी हमारा काम कर पाए, उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए क्या लिखा हुआ, कोशिकीय शोषण में जो एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है उसके लिए भी हमको ऑक्सीजन चाहिए। मेरी बात आप समझिए। अब बात करते हैं CO2 के बारे में। थर्ड गैस हमारा, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे भारी गैस है, मैंने गैस की बात की, सबसे भारी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये बर्निंग को नहीं करने, मतलब जलने नहीं देता। ये ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देता है उसको, और नाइट्रोजन उसको कंट्रोल करता है। नाइट्रोजन बोलता है हम तुमको फैलने नहीं देंगे, ऑक्सीजन बोलता है हम तुमको खूब जलाएंगे, और CO2 क्या बोलता है हम तुमको बुझा ही देंगे। और तीनों गैस का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मेन वजह है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये हो गया, आप इस फिगर समझिए। ठीक है, मान लेते हैं ये सन है, ये सन टेढ़ा वाला सन है, और इतना बड़ा हम मान लेते हैं अर्थ है हमारा। जो हमारा ब्लू वाला एरिया है वो मान लेते हैं एयर है हमारा, और जो रेड वाला एरिया है वो सन का लाइट है। जब सन का लाइट हमारे अर्थ पे आएगा, जब सन का लाइट हमारे अर्थ पे आएगा तो वो हमारे वायुमंडल से होते हुए आएगा। जब वो सिर्फ ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन, मतलब सौर विकिरण बोलते हैं। जब यहाँ से टकरा के वापस जाएगा तो हम उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब पार्थिव, उसको विकिरण बोलते हैं। ठीक है, तो जब सन का लाइट नीचे आएगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैस ऐसा मिलता है कि जो क्या करता है, हीट को रोक के अपने पास रख लेता है। तो जो सन का लाइट आया, जैसे CO2 हो गया, CO2 क्या करेगा, सन का जो लाइट है उसको रोक के अपने पास रख लेगा। अब मुझे बताइए, जब सन का हीट, जो सन का हीट है वो रोक के CO2 रख लेगा। जब CO2 अगर ढेर सारा हो जाएगा तो वो काफ़ी रोक के रखेगा। जब काफ़ी रोक के रखेगा तो वहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा अर्थ काफ़ी गर्म हो जाएगा। जब अर्थ काफ़ी गर्म हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, पूरे दुनिया का गर्म होना। पूरी दुनिया को बोलते हैं ग्लोबल, और वार्म मतलब गर्म होता है। तो पूरी दुनिया का गर्म हो जाना क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसका गर्म हो जाना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और जो गैस उसका मुख्य कारण होता है, जिसकी वजह से ये होता है, उस गैस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग गैस बोलते हैं, या उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो CO2 क्या है, क्योंकि इसकी वजह से भी गर्मी बढ़ती है। आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले क्या हुआ था यहाँ पे उत्तराखंड के आसपास, उत्तराखंड में ही, वहाँ पे एक हिमालय वाला जो है बर्फ़, बड़ा सा ग्लेशियर टूट के नीचे गिर गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इतना सारा हीट हमारे अर्थ पे आ चुका है, इतना सारा टेम्परेचर बढ़ चुका है, क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं हम लोग। जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो गया। पिघलना शुरू होगा तो नीचे से पिघलेगा तो वो अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा तो टूट के गिर जाएगा। इससे हम लोग को काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो आने वाला सौर विकिरण गया वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या फिर इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। रोक के रख लिया कौन गैस, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। गर्मी बढ़ेगी, उससे क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। जितना भी प्लांट है उसके जो शोषण करने का तरीका है, उसका जो भोजन बनाने का तरीका है, हम उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें कौन उसको हेल्प करेगा, CO2 ही। ठीक है, इतनी गैस समझ गए आप। अब बात करते हैं चौथा, ऑर्गन। इसको हम AR से डिनोट करते हैं इसको। तो अब चौथा गैस की बात करते हैं, इसका नाम है ऑर्गन। हम इसको लिखते हैं AR से। तो जो ऑर्गन है हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। ये जो गैस है वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, इसलिए इस गैस को किस में भर देते हैं हम लोग, लाइट वगैरह में भर देते हैं। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो 0.94% है। अब देखिए, नाइट्रोजन मान लीजिए लगभग 78 या 78.1, आपका ये ऑक्सीजन 20.9, कितना हो गया लगभग 99 में लगभग 0.94% सिर्फ यही है। ठीक है, ऑर्गन ही है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा सबसे ज़्यादा गैस हमारा जो यही है,
पहला नंबर पर नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, और जो तीसरा है ये CO2, इसका अमाउंट है 0.03%। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका जो अमाउंट है 0.03%, ठीक है। तो ये इसका अमाउंट है 0.03%, और इसके बाद ये 0.94, इससे तो बड़ा हो गया ना। तो तीसरा सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस है वो है हमारा ऑर्गन। उसके बाद क्या आता है O3, उसको हम ओजोन बोलते हैं। ये कितना है 0.0000050 और 1%, ये काफ़ी कम होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर के किसे पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। हम उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बारे में बेसिकली हम आगे डिटेल से जानेंगे। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितने भी गैस हैं, जो इंपॉर्टेंट गैस है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, मैंने उसको कवर किया है। अब बेसिकली बात करेंगे जो हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर है, उसमें धूल भी मिलता है और वाटर वेपर भी मिलता है। धूल और वाटर वेपर हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे पता भी नहीं है कि मैंने पिछली बार जो मिटाया था उसको टाइम दिया था कि नहीं लिखने को, या स्क्रीनशॉट लेने को। चलिए कोई नहीं, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।